हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपी एस्ट्रोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका ईयरली होरोस्कोप फॉर 2017। और हम अपना होरोस्कोप एनालिसिस स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो एनालिसिस है आपके लग्न के बेसिस पर है, आपके असेंडेंट के बेसिस पर है। दूसरा, जब भी हम होरोस्कोप ईयरली होरोस्कोप एनालिसिस करते हैं तो वो मेजरली 4 प्लैनेट्स के बेसिस पर होता है, जिनमें कि जुपिटर गुरु और सैटर्न शनि और राहु और केतु। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और एक ही राशि में लगभग साल भर या उससे ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि हम गुरु ग्रह की बात करें तो वो आपको पता है कि ऑलरेडी 11 अगस्त 2016 को ऑलरेडी लियो साइन से निकलकर वर्गो साइन में मूव हो चुका है, जहां वो रहेगा 12 अक्टूबर 2017 तक। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपना गुरु के ट्रांजिट से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं अलग अलग लग्न के लिए, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा सैटर्न जो कि अभी स्कॉर्पियो साइन में है और जो कि लगभग 27 जनवरी 2017 को सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि में मूव हो जाएगा और वहाँ वो लगभग 2.5 साल रहेगा। उसके अलावा राहु अभी सिंह राशि में है, जहाँ की वो लगभग 15 सितंबर या 20 सितंबर 2017 तक रहेगा। और केतु अभी कुंभ राशि में है, जहाँ की वो लगभग 15 या 20 सितंबर तक रहेगा। तो हमारा जो एनालिसिस है इन्हीं 4 प्लैनेट के बेसिस पर होगा। और उसके अलावा जो बाकी प्लैनेट है जैसे सूर्य और शुक्र और मार्स और मरकरी, ये आपको पता है कि लगभग हर महीने अपना साइन चेंज कर देते हैं। तो इनका हम ट्रांजिट का इम्पैक्ट अपने केवल जब हम अपने मंथली वीक होरोस्कोप बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है मून हर 2.5 दिन में अपना साइन चेंज कर देता है, तो मून के ट्रांजिट को इनफैक्ट मंथली होरोस्कोप में भी कंसीडर करना काफ़ी मुश्किल है। तो इन फ्यूचर अगर हमने अपने चैनल पर वीकली होरोस्कोप बनाए तो वहाँ हम उसको कंसीडर करेंगे। बात करते हैं तुला लग्न की, तो सबसे पहले हम देखते हैं शनि के ट्रांजिट को। तो शनि जैसा आपको पता है 27 जनवरी 2017 को धनु राशि में मूव हो जाएगा, यानी आपके असेंडेंट के हिसाब से वो 3rd हाउस में आ जाएगा। शनि आपके असेंडेंट के हिसाब से आपका 4th हाउस का और 5th हाउस का लॉर्ड है, जो कि 3rd हाउस में आ जाता है, हाउस ऑफ करेज में आ जाता है। तो 4th हाउस से रिलेटेड और 5th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें आप थोड़ा सा करेज के साथ डिसीजन ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके मदर, आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेशनशिप को, आपके रिलेटिव्स को, आपके इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कोई फ्लैट है, घर है, या कोई आपने लैंड खरीदी हुई है, या आपको कोई उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप फील करें वहाँ पर आप थोड़ा करेज के साथ डिसीजन ले पाएँ। ठीक है। उसके अलावा 5th हाउस की अगर बात करें तो 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके चिल्ड्रन को, आपके हायर एजुकेशन को। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप कोई ऐसा डिसीजन लें करेज के साथ जो आपके एजुकेशन के लिए आपको मदद करने वाला हो। उसके अलावा 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके न्यू इनिशिएटिव को। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं तो वहाँ ये आपको सैटर्न आकर के उसमें थोड़ा डिसिप्लिन लाता है, तो वो आप डिसीजन ले पाएँ किसी डिसिप्लिन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसकी प्लानिंग करके उसके सारे रिस्क वगैरह फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप वहाँ पर कोई नया बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें सैटर्न के 7th एस्पेक्ट, तो वो आपके हाउस ऑफ फॉर्च्यून को देखता है, आपके 9th हाउस को देखता है। तो 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में ये डिसिप्लिन लाता है, यानी कि ये आपको इस तरह का आपका नेचर बना देगा कि आप अपने लक पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, या अपनी किस्मत पर ज़्यादा ना ध्यान देकर आप अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आप कोशिश करते हैं कि किस्मत जो भी मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं अपने कर्मों से अपनी जो अपने एफर्ट्स हैं उनसे अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूं। तो इस तरह की आपकी सोच बन सकती है इस ट्रांजिट की वजह से, स्पेशली अगर आप सैटर्न की महादशा या अंतर्दशा में है तो। उसके अलावा सैटर्न अपने 3rd एस्पेक्ट से आपके अपने खुद के ही घर को, यानी आपके 5th हाउस को देखता है। 5th हाउस जैसा कि हमने बताया कि आपके चिल्ड्रंस को, आपके हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये उस 5th हाउस के लिए बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। अगर मान लीजिए आप
उस एज ग्रुप में है जहां आप अपने बच्चों से कुछ उम्मीद रखते हैं, तो ये ट्रांजिट वाला फेवरेबल होने वाला है उस केस में। उसके अलावा सैटर्न अपने 10th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को देखता है। ये आपके जो भी न्यू इनिशिएटिव आप बिजनेस वगैरह से रिलेटेड ले रहे हैं उसका कोई फॉरेन लैंड से रिलेशन बना सकता है। हो सकता है आप कोई ऐसा बिजनेस या जॉब स्टार्ट करें जिसका कोई फॉरेन लैंड से किसी तरह का कोई रिलेशन हो, तो ये सैटर्न का ट्रांजिट पॉजिटिव दिखता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जुपिटर के ट्रांजिट की, तो जुपिटर आपके 12th हाउस में ऑलरेडी बना हुआ है इस साल में, और जो कि सितंबर में आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। और सितंबर तक की अगर हम बात करें तो जुपिटर आपके 3rd हाउस का और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, जो कि 12th हाउस में चला जाता है। तो ये शो करता है कि अगर आप कोई बिजनेस इनिशिएटिव वगैरह ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। हालांकि वो सैटर्न उसको पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन अगर आप स्पेशली जुपिटर की महादशा या अंतरदशा में हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के वहाँ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, कोई आप नया इनिशिएटिव ले रहे हैं तो। उसके अलावा आपके जॉब से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जुपिटर का ट्रांजिट 12th हाउस में वहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह ला सकता है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप किस ग्रह की महादशा या अंतरदशा भोग रहे हैं। अगर आप मान लीजिए सैटर्न की महादशा अंतरदशा भोग रहे हैं तो वो चीज़ पॉजिटिव दिखती है, लेकिन अगर आप जुपिटर की महादशा अंतरदशा भोग रहे हैं तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको लगे कि उसमें किसी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आपको फील हो। उसके अलावा जुपिटर अपने 7th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देखता है, तो वहाँ पर अपनी प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा नेगेटिव शो करता है, लेकिन एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव शो करता है। तो आप कोई अगर कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं या कोई आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको जुपिटर मदद कर सकता है। जुपिटर उसके अलावा अपने 5th एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को देखता है, तो सैटर्न के ट्रांजिट भी आपको 4th हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव दिखता है, जुपिटर का एस्पेक्ट भी वहाँ पॉजिटिव दिखता है, तो 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में पॉजिटिव दिखता है ये ट्रांजिट। उसके अलावा अगर हम बात करें जुपिटर के 9th एस्पेक्ट की, तो वो आपके आपके 8th हाउस को देखता है, तो 8th हाउस इज हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन। तो हो सकता है किसी तरह का आप कोई फॉरेन लैंड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो किसी तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड गेन भी आप उम्मीद कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। बात करें अगर राहु ग्रह के ट्रांजिट की, तो राहु ग्रह आपके 11th हाउस में बना हुआ है, हाउस ऑफ योर गेन्स, योर विशेष फुलफिलमेंट, आपकी इच्छा पूर्ति। तो वहाँ ये थोड़ा सा अपसेशन लाता है, स्पेशली अगर आप राहु की महादशा या अंतरदशा भोग रहे हैं तो आप फील करें कि आप जो भी विशेष वगैरह कर रहे हैं या जो भी आप इच्छा रखते हैं तो उसको पूरा होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मेरा यहाँ पर सजेशन है, अगर आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा भोग रहे हैं तो आप राहु से रिलेटेड उपाय कर सकते हैं। और केतु की बात करें तो केतु आपके 5th हाउस में बना हुआ है, तो 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन लाता है, थोड़ी कमी लाता है वहाँ पर। तो अगर आप केतु की महादशा या अंतरदशा भोग रहे हैं तो आप केतु के उपाय करें जिससे कि 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो। तो ये था मेरा ईयरली होरोस्कोप एनालिसिस फॉर 2017। आने वाले वीडियोस में हम दूसरे प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आपका मंथली होरोस्कोप डिस्कस करेंगे, और अपने ज्योतिष सिखाने के क्रम में जो भी वीडियोस आपके लेसन्स के लिए, लर्निंग के लिए मैं बनाता रहूँगा अपने चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम वी टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।